एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और देखिए, पहली वीडियो में मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। इस वीडियो में मैं सेल, उसके टाइप और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, वो डिटेल में समझाऊंगा। ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है पिछली बार से। पिछली शायद 20 मिनट की वीडियो थी, ये लगभग आधे घंटे से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इसी के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेल आपको मैंने बता ही दिया था कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंगल सेल से मिलकर बनेगा तो उसे यूनिसेलुलर कहेंगे। और अगर ढेर सारे मल्टीपल सेल से मिलकर बनेगा, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग, जो हमारा शरीर है ना, वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा तुम्हारा शरीर किससे बना है, तो सेल से मिलकर बना है, वो भी मल्टीपल सेल से, ठीक है। काव, बफेलो, ये भी सब हमारे जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, ठीक है। हम अपने आप को एक मल्टी सेलुलर सेल कह सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल सेल होगा तो वो यूनिसेलुलर, और अगर हम ह्यूमंस या एनिमल्स कोई भी होगा वो हमारे मल्टी सेलुलर सेल कहलाते हैं, ठीक है। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक ने पहली बार को सेल को डिस्कवर किया था, जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1665 में, ठीक है। 1665 में इन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जितने भी सेल होते हैं हमारे, ठीक है, उनके 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सेल हमारा जो होता है वो 3 बेसिक स्ट्रक्चर में होता है। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ द लिपिड्स, ठीक है, एंड प्रोटीन्स, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इनसाइड द सेल। देखिए, ये लिपिड और प्रोटीन से मिल के बनता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल के लिए इंपॉर्टेंट जो होते हैं, उन सबको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है, इट इज़ ए फ्लूइड लाइक अ सब्सटेंस, ठीक है। ये फ्लूइड होता है लाइक अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब आप लिक्विड समझ सकते हैं, फ्लूइड की तरह का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, देखिए, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द, ठीक है, न्यूक्लियस एज, ये मेन पार्ट होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। एज इट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज डीएनए प्रेजेंट इन इट, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखिए, ये एक मेन पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी, हम कोई भी न्यूक्लियस है हमारा, वो मेन पार्ट होता है, ठीक है। उसमें वो सेल आ सकता है, उसमें वो टिश्यूज आ सकते हैं, उनका मेन पार्ट आपका न्यूक्लियस होता है। वो क्या करता है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे डीएनए वगैरह जितने भी, उन सबकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है या जो फ्लूइड होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद देखिए, ये 2 कंडीशन आती है कि प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा, अगर वो कंबाइंड हो जाए, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म से और साइटोप्लाज्म से, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म जो बनता है, ठीक है, किससे कंबाइंड होकर बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जब ये दोनों आपके मिक्स हो जाए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इनसाइड द सेल आर कॉल्ड एज द ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए, अब इसने क्या बताया, 3 चीज़ें बता दी आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और ड्यूटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर आपका क्या बनता है, और साइटोप्लाज्म से मिलकर आपका क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और ड्यूटोप्लाज्म क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, निर्जीव वस्तु। उसके बाद आपका आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है आपकी, सेल थ्योरी इज द गिवन बाय एम स्लिडिन, ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट, एंड टी स्वान एज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। द मेन पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी आर, ठीक है। ये 3 आपके मेन पॉइंट थे किसी भी सेल थ्योरी के, जो 2 साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश से थे, एक जर्मन थे। एम स्लिडिन जो जर्मन से थे और टी स्वान जो आपके ब्रिटिश थे, ठीक है, इन्होंने दिया था। तो क्या पहला पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल। तो पहला जो उन्होंने थ्योरी कही थी वो कही थी कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल,
ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जितने भी सेल बने हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं जो है ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब ये देखिए प्री एग्जिस्टिंग सेल होता था उसी से मिलकर उसी को और डेवलप कर करके हमारे नए प्रकार के सेल बनते चले गए हैं, ठीक है। वायरस डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। और तीसरा ये कि जितने भी वायरसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वायरस कोई भी सेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। देखिए अब कुछ आपके कुछ पार्ट्स हैं सेल के, बस मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा कि वो किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में है या नहीं, या एनिमल सेल में है या नहीं, ठीक है। बस इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वो क्या है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपका ये डबल लेयर फॉर्म करता है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ये भी देखिए ये भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि हेल्प इन द प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस एंड हेल्प इन देयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वही कि ये प्रोटीन और लिपिड्स का जो सिंथेसिस होते हैं उनकी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को। और ये आपका दोनों में मिलता है, ठीक है, एनिमल सेल में भी और आपका प्लांट सेल में भी पाया जाता है। सेकंड जो आपका बाद में आता है इसके, वो आता है गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज़ का क्या काम है, ये हेल्प करती हैं प्रोटीन सीक्रेशन में, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीन सीक्रेशन जो होता है उसमें हेल्प करती हैं जितनी भी गोल्गी बॉडीज़ आपकी होती है। ये दोनों में मिलती हैं, ये भी आपके एनिमल और प्लांट सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन द सेल डिवीज़न। देखिए ये सेल डिवीज़न के अंदर रहते हैं, ठीक है, सेल डिवीज़न इनके वजह से होता है। और ये आपके प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं, ये आपके एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लाइसोसोम्स। देखिए लाइसोसोम्स क्या है, एक सुसाइडल बैग होते हैं और एटम बम ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या है आपका, एक स्फेरिकल बॉडी है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में पाया जाता है आपका, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। उसके बाद आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, मेड अप ऑफ द सेलुलोज, ये सेलुलोज से मिलके बनता है और ये प्लांट सेल में तो मिलता है सेल वॉल, पर एनिमल सेल में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक डबल स्ट्रक्चर बॉडी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, हैव इट्स ओन डीएनए, ठीक है। इसका खुद का एक डीएनए होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस तो भैया आपके प्लांट करते हैं इसलिए प्लांट में है, और एनिमल नहीं करते हैं इसलिए एनिमल में नहीं है। उसके बाद है आपका लार्ज सेंट्रल वोकल, ठीक है। जो लार्ज सेंट्रल वोकल है आपका, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को किसी भी प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। इसलिए ये प्लांट में मिलता है और एनिमल में नहीं मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है आपका, देखिए न्यूक्लियस जो है डिस्कवर्ड बाय द फोटेना होता है, ये लार्जेस्ट ओरिजिनल सेल ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ये भी आपका प्लांट सेल में मिलता है और एनिमल सेल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे जितने भी थे मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के पार्ट्स और ये किस किस में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। टाइप ऑफ सेल्स। देखिए टाइप ऑफ सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दो प्रकार के सेल होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए इनकी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इनमें ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होते हैं। पहला तो न्यूक्लियस जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। न्यूक्लियस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एरिया एब्सेंट, ठीक है। जो मेम्ब्रेन का जो बाउंड होता है वो ऑर्गेनल्स एरिया उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एब्सेंट नहीं होता है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो मेम्ब्रेन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर 70S टाइप ओनली, ठीक है। इसका 70S टाइप होता है राइबोसोम्स का, और यहाँ पर क्या है यूकैरियोटिक में 80S और 70S दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट करते हैं या फिर जुड़े रहते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में देखिए जो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए वो प्रेजेंट किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखिए वेहिकल इज जनरली एब्सेंट, इसमें वेहिकल नहीं होता है, वो खाली होता है, ठीक है। और इसमें वेहिकल होता है। बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या कहता है, देखिए क्रोमोसोम आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए, ठीक है। जो क्रोमोसोम होती है ना वो डीएनए की एक कंडेंस फॉर्म है, मतलब डीएनए को एकदम कंडेंस कर दिया या फिर एकदम क्या कहते हैं ना, घनत्व तो उसका बढ़ा दिया है और वो फॉर्म उसकी डीएनए की होती है, वो से क्रोमोसोम कहलाती है, ठीक है। द कॉज ऑफ दिस कंडेंसेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज हिस्टोन्स, ठीक है। देखिए इस जो कंडेंसेशन का जो रीज़न है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। उस हिस्टोन्स की वजह से जो डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन डीएनए इज नॉट कंडेंस्ड इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिड्स, ठीक है। अगर देखिए हिस्टोन नहीं आया, उसकी वजह से कंडेंसेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो आपके उस वक्त का जो डीएनए होगा विदाउट कंडेंसेशन वो आपका क्रोमेटिड्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम सो क्रोमेट्स हेल्ड टुगेदर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेरी, ठीक है। देखिए जब कोई सेल डिवीज़न हो रहा हो और क्रोमोसोम जो है ना वो आपको क्रोमेट्स दिखा दे, ठीक है, एक साथ, तो वो जो जगह होती है, पॉइंट होता है, वो आपका सेंट्रोमेरी कहलाता है, ठीक है। और जो एंड पॉइंट होता है किसी भी क्रोमोसोम का वो टेलोमेरी कहलाता है, ठीक है। क्रोमोसोम का एंड पॉइंट टेलोमेरी कहलाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस सेंट्रोमेरी कैन बी मेटासेंट्रिक, ठीक है। जो सेंट्रोमेरी होता है वो आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा। सब मेटासेंट्रिक आपका क्या होगा, थोड़ा सा दूर होगा सेंटर से साइड में। और एक्रोसेंट्रिक क्या होगा आपका, सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, मतलब किसी भी एक किनारे के पास में, जस्ट एज में। और टेलोसेंट्रिक क्या होगा, टर्मिनल सेंट्रोमेरी, ठीक है। ये एकदम टर्मिनल पे होगा, मतलब एकदम बाहर एंड पे होगा, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम के भी कितने दो टाइप होते हैं, पहला लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द बल्बियानी, ठीक है। बल्बियानी ने पहली बार डिस्कवर किया था। एंड इट रिसेंबल द शेप ऑफ द लैम्प ब्रश, ठीक है। और एक लैम्प ब्रश की शेप का था, इस वजह इसका नाम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम रखा गया। अब पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बल्बियानी इन सेल्वरी ग्लैंड, ठीक है। ये सेल्वरी ग्लैंड में मिलता है, बल्बियानी ने ही इसको खोजा था। और क्योनोमस लार्वा, ठीक है, ये क्योनोमस लार्वा जो था उसकी सेलावरी ग्लैंड में ये मिलता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद देखिए जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम ऑल्सो कंटेन्स वेरियस जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर कई प्रकार के जीन्स भी पाए जाते हैं। जीन एक्ट एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस का काम करते हैं। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए ये जीन क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिसाइड करते हैं कि उसे क्या करना है। देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसके बाल झड़े हुए हैं, उसका कलर सांवला है, तो वो उसके जीन्स का असर है, ठीक है। और जो उसका जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी वैसी ही होगी, क्यों, क्योंकि उसकी जीन उसके चाइल्ड के जीन में जाएगा, उसके चाइल्ड का जीन उसके चाइल्ड के जीन में जाएगा, ठीक है। तो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो जीन्स हैं ये ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ठीक है। अब जो आता है आपका वो आता है सेल डिवीज़न और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब सेल डिवीज़न और बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपका बस का सवाल पूछा जाता है। सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें पता ही है। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीज़न जो होते हैं उसके अंदर भी हमारे दो तरह के डिस्कशन होते हैं, एक तो मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है। उन दोनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल डिवीज़न क्या है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ एंड सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लाइफ का, और उसकी हर
सेल की एक साइकिल होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए, ठीक है। और जो सेल डिवीज़न होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, मिटोसिस सेल डिवीज़न और मेसोसिस सेल डिवीज़न, ठीक है। अब देखिए मिटोसिस क्या होता है, ये आपको इन दो में शायद पता लग ही जाएगा। मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ मिटोसिस और मेसोसिस का, ठीक है। देखिए मिटोसिस क्या होता है, मिटोसिस टेक्स प्लेस विद इन सोमेटिक सेल, ठीक है। जो मिटोसिस होता है वो काम करता है या टेक्स प्लेस लेता है विद इन सोमेटिक सेल, ठीक है। अब सोमेटिक सेल क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और देखिए म्यूसिस क्या होता है, म्यूसिस टेक प्लेस विद इन द गैमेट। देखिए गैमेट सेल क्या होते हैं, वो सेक्स सेल होते हैं, ठीक है। वन डिवीजन ऑफ सेल रिजल्ट इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। अब देखिए ये क्या, इसमें क्या होता है, जब कोई एक सेल जो टूटता है ना तो वो अपने दो डॉटर सेल को बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, म्यूसिस डिवीजन रिजल्ट इनटू 4 हैप्लॉइड्स गैमेट, ठीक है। ये क्या करता है, क्योंकि देखिए वो सेक्स सेल जो होते हैं उनके साथ काम कर रहा है, तो जब वो टूटता है म्यूसिस तो वो 4 हैप्लॉइड्स गैमेट बनाता है या 4 हैप्लॉइड्स सेक्स सेल्स बनाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके ए मिटोटिक मदर सेल कैन आइदर बी हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड, ठीक है। अब देखिए कोई भी जो मिटोटिक मदर सेल है, ठीक है, जिससे वो नए सेल्स बने हैं, वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डाइप्लॉइड भी हो सकता है। वो कैसा भी हो सकता है, उसमें हम नहीं बता सकते वो कैसा है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच न्यूक्लियस रिमेन द सेम फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना इस सेल डिवीज़न के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो हमेशा सेम रहेंगे किसी भी सेल डिवीज़न में, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ इसमें देखिए ऊपर का एक पॉइंट रह गया कि ये मीटियोइक मदर सेल इज़ ऑलवेज डाइप्लॉइड, ठीक है। और देखिए मेसोसिस की जो मदर सेल होगी ना वो हमेशा डाइप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द मदर सेल, ठीक है। और देखिए वहाँ क्या था, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम थे वो सेम होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ प्रेसीडिंग बाय द एस फेज इन विच द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डुप्लीकेटेड, ठीक है। ये जो होता है मीटियोसिस जो होता है आपका, इसमें ये एस फेज के थ्रू होता है। एस फेज में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है ना वो फुल डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ओनली मीसोसिस वन फेज इज प्रेसीडिंग बाय एन एस फेज, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रो फेज फर्स्ट कंप्लीट ऑफ पेयरिंग ऑफ ऑल होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर से म्यूसिस का जो पहला फेज है वही एस फेज तक पहुँचता है, और जो प्रो फेज 1 होता है आपका, ठीक है, उसकी जो कंप्लीट पेयरिंग होती है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जगह ले लेती है, ठीक है। तो मतलब जो आपका जो प्रो फेज में जितने भी आपके म्यूसिस के जो होते हैं ना एस फेज के सेल्स, वो जगह ले लेते हैं आपके क्रोमोसोम की। नेक्स्ट है आपका कि नो एक्सचेंज ऑफ डीएनए क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखिए जब भी इसका सेल डिवीजन होता है ना तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है डीएनए का, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज एटलीस्ट 1 क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम एक तो डीएनए एक्सचेंज होगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है आपका कि सेंट्रोमर्स स्प्लिट ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। और आफ्टर म्यूसिस ईच डॉटर सेल हैज़ एग्जैक्टली सेम डीएनए स्टैंड्स, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जब भी आप जो मिटोसिस है इसमें कभी भी जब आपका कोई नया जीन निकल के आता है या कभी भी कोई नया सेल बनता है तो उसका डीएनए एकदम सेम होता है अपने पेरेंटल सेम से। और म्यूसिस में क्या होता है कि जो उसके डीएनए स्टैंड्स होते हैं वो जस्ट हाफ या बिल्कुल आधे मैच करते हैं उससे, और आधे नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या कह रहा है, दे आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हैव ए स्पेसिफिक शेप एंड साइज, और इनकी एक स्पेसिफिक शेप और साइज होता है, ये एक फिक्स साइज के होते हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब इन सबसे मिलकर एक कंप्लीट लाइफ बनती है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर। नेक्स्ट आपका कि दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। देखिए ये जो सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि बायोमोलिक्यूल हेल्प इन डिटरमाइनिंग केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए जो बायोमोलिक्यूल होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइनिंग करने के काम भी आता है।
ठीक है। उसके बाद है आपका लिपिड्स। देखिए लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स इंक्लूड मॉलिक्यूल्स सच एज न्यूट्रल फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सेज। द मेजर फंक्शन ऑफ लिपिड्स इज एज फॉलोज, ठीक है। देखिए जो लिपिड होता है ना, ये आपका फैट, ऑयल, स्टेरॉइड, जितने भी आपके वैक्सेज होते हैं ये सब आपके लिपिड्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस भी हैं लिपिड्स के, देखिए वो क्या हैं। लिपिड्स के पहला जो फंक्शन है वो है कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड ऑब्जर्व शॉक्स। देखिए ये हाइड्रोफोबिक होता है आपका लिपिड जो होता है, और ये शॉक्स को एब्जर्व करता है, ठीक है। लिपिड कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़ थ्रू हार्मोन एक्शन, ठीक है। जो भी आपके हार्मोन एक्शंस होते हैं उसमें आपका लिपिड ही कंट्रोल करता है सारी सेल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लिपिड्स स्टोर द कंसनट्रेटेड एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डीसिकेनेशन, ठीक है। डीसिकेशन के ये टाइम पे लिपिड क्या करता है, सारी एनर्जी को कंसनट्रेट करता है। फैट में सारी एनर्जी होती है, स्टेरॉइड्स में होती है, वो क्या करता है सारी एनर्जी को कंसनट्रेटेड कर देता है और प्रोटेक्ट करता है डीसिकेनेशन से, ठीक है। और स्टेरॉइड इज ए टाइप ऑफ लिपिड्स विच फंक्शन बोथ एज हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है। और स्टेरॉइड एक ऐसा लिपिड है जो आपके दो तरह से फंक्शन करता है, हार्मोन्स पे भी और स्ट्रक्चरल मटेरियल पे भी, ठीक है। फिर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं कार्बन के। कार्बोहाइड्रेट अकर बोथ एज मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है। ये मोनोमर्स और पॉलीमर्स दोनों होते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक सेल या इसमें बहुत सारे सेल सारे हो सकते हैं। प्लस स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज शुगर्स, ठीक है, विच कॉमनली इंक्लूड मोनोसैकेराइड्स, सिंगल शुगर, डाइसैकेराइड्स, बाइशुगर। लार्ज कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। देखिए जो स्मॉल आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उसमें वो शुगर कहलाते हैं नॉर्मली, ठीक है। और इसमें जो इंक्लूड होते हैं मोनोसैकेराइड या एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल कंपाउंड, डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर के होंगे, या फिर जो लार्ज आपको कार्बोहाइड्रेट होगा वो आपका पॉलीसैकेराइड कहलाएगा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टोर द शॉर्ट टर्म एनर्जी, ठीक है। ये देखिए ये एक शॉर्ट टर्म एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। ये क्या है कि स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, देखिए प्रोटीन आर पॉलीमर्स, ठीक है। ये अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं नॉर्मली। प्रोटीन टिपिकली मेक द अबाउट हाफ ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बायोमोलिक्यूल इन सेल एक्सक्लूडिंग वाटर, ठीक है। प्रोटीन जो होता है, देखिए कोई भी आपका बायोमोलिक्यूल है ना, उसका लगभग हाफ वेट प्रोटीन आपका अकर करता है किसी भी, क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो आपके होते हैं अगर हम वाटर को हटा दें, अगर वाटर हटा दीजिए तो लगभग हाफ वेट आपका सिर्फ प्रोटीन का होता है, ठीक है। प्रोटीन प्लेज ए वाइड वैरायटी ऑफ रोल, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं प्रोटीन। पहला एंजाइम्स की तरह इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, देखिए ये कैटलिस्ट बनाने के लिए भी काम करते हैं एंजाइम्स के रूप में, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है जो आपका केराटिन की तरह काम करता है, ठीक है। प्रोटीन आपके हेयर्स और नेल्स में भी होता है। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, एसिटिन की तरह, मायोसिन फाइबर्स की तरह भी ये काम करता है। मसल टिश्यूज़ भी आपकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। देखिए मसल टिश्यूज़ पे भी काम करता है, ये आपके उनको डेवलप करने की कोशिश करता है, डेवलप करता भी है, रिलैक्सेशन भी देता है, उनको आराम भी देता है, ठीक है। और सिग्नलिंग, ठीक है। सिग्नलिंग क्या आपका, हार्मोन सच एज इंसुलिन दैट रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है। ये क्या करता है, ये जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं उनमें जो भी शुगर लेवल होता है ब्लड का उसको रेगुलेट भी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आधा आपके आते हैं न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लियस एसिड क्या होते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आपके पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। और ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 मेन कंपोनेंट, और देखिए हर न्यूक्लियोटाइड के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला ए रिंग शेप मॉलिक्यूल विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। पहला तो एक रिंग शेप की मॉलिक्यूल होती है जो नाइट्रोजीनियस बेस से आपका क्लास से बिलोंग करता है, पहला। दूसरा क्या आपका ए 5 कार्बन पेंटोज शुगर, दूसरा इसके अंदर एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है, या फिर कंपाउंड होता है। 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। और तीसरा जो आपका लास्ट है वो है कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब डीएनए और आरएनए किसके टाइप हैं, न्यूक्लियोटिक एसिड के या फिर न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी खत्म होता है। और लास्ट आपका क्या बचा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है वो पूरा एक बायोलॉजी का एक पूरा जो ये वीडियो था ये ख़त्म हो गया। मैंने आपको सेल जो था उसके बायोमोलिक्यूल्स थे, उसके टाइप्स थे, टाइप्स की वर्किंग उनके, ठीक है, वो किस किस में पाए जाते हैं, क्या करते हैं, मैंने सारा आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जब आगे बढ़ेंगे तो और हमारे मेन टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह के प्लांट्स होते हैं, लीफ रूट्स के क्या काम हैं, ठीक है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उससे पहले कहूँगा कि यार इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और आगे वंदे मातरम।